गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 9 की क्लास में जो हम समांतर चतुर्भुज पढ़ रहे हैं, समांतर चतुर्भुज में हमने पहली प्रश्नावली को पढ़ लिया 8.1। आज हम दूसरी प्रश्नावली देख रहे हैं। दूसरी प्रश्नावली से पहले कुछ प्रमेय हैं। प्रमेय हमने 8.7 तक पढ़ा था। आज हम प्रमेय 8.8 को देखेंगे, जिसे मध्य बिंदु की प्रमेय भी कहते हैं। इसे आप मध्य बिंदु की प्रमेय भी कह सकते हैं ना। मध्य बिंदु वाली प्रमेय है। कौन सी प्रमेय है? मध्य बिंदु की प्रमेय भी कह सकते हैं ना। तो यहाँ पे मध्य बिंदु की प्रमेय भी इसको कहा जाता है। शॉर्ट में क्या दिया है इसमें? कह रहा है किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं, जैसे कोई त्रिभुज है, मान लेते हैं एक त्रिभुज में बना रहा हूं। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, जैसे यह एक त्रिभुज है ए बी सी, मान लेते हैं एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में एक रेखा ऐसी खींची गई है, यह रेखा किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, मतलब ए बी का मध्य बिंदु जो है यह डी है, और ए सी का मध्य बिंदु कौन है? ई है। ए सी का मध्य बिंदु कौन है? किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, इधर मैं बता रहा हूँ, उधर क्या देख रही? किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं, तो भुजाएं कौन कौन सी? ए बी और ए सी के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली कौन सी रेखा है? डी। कौन सी रेखा है? मतलब ए बी का मध्य बिंदु डी है और ए सी का मध्य बिंदु क्या है? ये आपकी किताब में दिया है ना। तो ये मध्य बिंदुओं को जो रेखा मिला रही है, हमको ये दर्शाना, ये वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी रेखा जो बीसी बच रही है, इसके समांतर है और लंबाई में इसकी आधी है। अगर ये 8 सेमी है तो ये 4 सेमी है ना, आधा होगा ना। ये दुगना है और ये इसका क्या है? आधा। ये भी आपको दिखाना है। फिर से समझिए, दिया है कि किसी त्रिभुज में, यह एक त्रिभुज है, किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं, ए बी का मध्य बिंदु डी और ए सी का मध्य बिंदु ई, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को यह रेखा जो मिला रही है, आपको यह दर्शाना, ये मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी रेखा जो बीसी बच रही है, यह रेखा इसके समांतर भी है और लंबाई में इसकी क्या है? आधी है। मतलब 1/2 ना, जितना ये होगा उसका दुगना ये होगा। अगर ये मालूम है तो उसका आधा ये होगा ना। तो ये चीज आपको इसमें सिद्ध करना है। यहाँ जो दिया है उसे लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे, दिया है, दिया क्या है? त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में ए बी और ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः, ए बी और ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः, के मध्य बिंदु क्रमशः, वो चाक निकालना जी, चाक बड़ा धुंधले चल रहा है। क्रमशः डी ई है। क्रमशः कौन है? डी और ई है। इसका मतलब ए बी का मध्य बिंदु डी है और ए सी का मध्य बिंदु क्या है? ई है। ए बी का मध्य बिंदु डी है और ए सी का मध्य बिंदु क्या है? ई है। अब इसकी सहायता से हमें सिद्ध करना है, देखो अच्छा करना है, सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि यह जो डी रेखा, दो चीजें आपको सिद्ध करना है। पहला, यह जो डी रेखा खींची गई है यह समांतर है बीसी के, और दूसरा, यही डी जो है वह आधा है किसका? बीसी का। 1/2 बीसी ना, मतलब डी जो है वह बीसी का क्या है? आधा है। किसका आधा है? बीसी का। यह डी जो है किसका आधा है? बीसी का। बीसी में 2 से भाग देने पर जो आएगा वो किसका मान आएगा? कहाँ पकड़ बैठी बेचारी, तकलीफ दे है। अगर छोटू कुछ फ्री रहा तो सांस ले, इतनी हवा लग गया था, टेक लगाओ पड़ता है। चलिए देखिए, रचना क्या करेंगे? हमने आपको बताया था रचनाएं कब की जाती है? जब सवाल में जिस चीजों की पूर्ति आप चाहते हो उस चीजों की पूर्ति नहीं होगी तो अपने मन से कुछ रचनाएं की जाती है ना। तो इसमें कुछ सवालों में हमेशा नहीं किया जाता रचना ना, तो इसमें भी रचना करना होगा हमको। रचना का मतलब अपने मन से हम कुछ निर्माण इसमें ऐसा करेंगे ताकि ये सवाल आसानी से सिद्ध हो जाए ना। उसके लिए हम क्या करेंगे? इस डी रेखा को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और डी को हम इतना आगे बढ़ा रहे हैं ताकि ये जो बढ़ा हुआ भाग है, मान लेते हैं एफ है, यह जो डी, जितना बड़ा डी हो उतना एक हम आगे ले जाए, है ना। ये जितना बड़ा डी है उतना इसको हम आगे ले गए, मतलब डी किसके बराबर है? ई एफ के। डी किसके बराबर है? ई एफ के। इस डी को हम एफ तक इस प्रकार बढ़ाएंगे कि यह डी किसके बराबर हो? ई एफ के हो, और
इस एफ को हम सी से मिलाएंगे। एफ को किससे मिलाएंगे? एफ को हम सी से मिलाएंगे। यहाँ हम एफ को सी से मिला रहे हैं। एफ को किससे मिला रहे हैं? सी से। तो एफ को हम जब सी से मिलाएंगे तो यह जो रेखा मिल रही है एफ सी, यह रेखा डीबी के समांतर होगी। एफ सी किसके समांतर होगी? डीबी के। किसके समांतर होगी? यहाँ लिखेंगे डीई रेखा को एफ तक इस प्रकार बढ़ाया, एफ तक इस प्रकार बढ़ाया कि डी जो है वह बराबर हो किसके? डी बराबर ई एफ के हो। डी बराबर ई एफ हो और एफ को सी से मिलाया और एफ को किससे मिलाया? सी से मिलाया। एफ को सी से क्या किया? मिलाया। एफ को सी से मिलाया। चलिए देखिए, ये रचना आपको समझ में आई? हमने क्या किया फिर समझ लीजिए। डी को एफ तक बढ़ाया, इस प्रकार बढ़ाया कि जितना बड़ा डी है उतने बड़ा इसको आगे भी बढ़ाया गया। डी बराबर एफ को हो और एफ को किससे मिला दिया? सी से। एफ को किससे मिला दिया? सी से। अब हम चलेंगे त्रिभुज, या पहले चतुर्भुज में ही चल लीजिए। चतुर्भुज अगर हम चलेंगे तो हम देखिए चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज लाना चाहते हैं। इसको देखो ये वाला चतुर्भुज, ये डी एफ सी बी, डी एफ सी बी। इसके लिए पहले हम इस त्रिभुज को इसके सर्वांशन दिखा देते हैं। कैसे दिखाएंगे? यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज एडीई। कौन सा त्रिभुज? एडीई तथा त्रिभुज, देखो एक छोटा त्रिभुज ले एडीई और त्रिभुज सीईएफ। कौन सा त्रिभुज? सीईएफ। त्रिभुज सीईएफ में देखिए ध्यान से, एडीई यह त्रिभुज और सीईएफ यह त्रिभुज। मैं लिखने चल रहा हूँ और आपसे पूछूंगा, आपको बताना पड़ेगा क्यों चीजें लिखी जा रही हैं। तो यहाँ पे पहला मैं लिखने चल रहा हूँ डीई बराबर जो है यह ईएफ के है। आप बताइए क्यों डीई बराबर ईएफ के है? क्यों? रचना से, अभी भी आपने रचना किया है। देखिए जिसका ध्यान यहाँ रहेगा वो दिमाग काम करेगा। डीई बराबर ईएफ क्यों? रचना से। क्यों? रचना से हो गया। आगे मैं लिखने चल रहा हूँ कोण एईडी। कौन सा कोण? एईडी बराबर है कोण सीईएफ के। चित्र को देखिए ध्यान से। हमने लिखा कोण एईडी, एईडी मतलब ये वाला कोण ना, ये बराबर है सीईएफ मतलब इस वाले कोण के बराबर। क्यों बराबर? यह कोण इस कोण के बराबर है, मैंने लिखा। आप रीजन बताइए क्यों बराबर है? यह कोण क्यों बराबर है? तू पढ़ाया भाई इस चीज को, आप पढ़ नहीं रहे हैं। बताइए किसके दिमाग में चल रहा है? सही चल रहा है जो बोल रहा है। शीर्षाभिमुख कोण है ना, ये शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे कोण है? हमने आपको बताया है दो या दो से अधिक सरल रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है उसके आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं, जिसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यहाँ लिखेंगे यह शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे कोण है? हाँ, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण के कारण। किसके कारण? शीर्षाभिमुख कोण के कारण। शीर्षाभिमुख कोण क्या है? दो या दो से अधिक सरल रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रच्छेद करती हैं उसके सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, जिसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यहाँ सरल रेखा कौन है? एसी और डीएफ कहाँ काट रही है? ई पर, इसलिए यह कोण इसके बराबर है शीर्षाभिमुख कोण के कारण। आगे हम लिखेंगे क्योंकि एसी का मध्य बिंदु, एसी का क्या मध्य बिंदु कौन है? बताइए चित्र में। हाँ, एसी का मध्य बिंदु कौन है? ई है, ऐसा आपकी किताब में दिया है। जब मध्य बिंदु है तो मैं नीचे लिखने चल रहा हूं, इसलिए मैं लिखने चल रहा हूं जो एई है वह बराबर होगा ईसी के लिखो या सीई के लिखो। एई बराबर होगा सीई के। आप बताइए क्यों? मध्य बिंदु के कारण। क्योंकि मध्य बिंदु क्या करता है? किसी रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांट देता है। जब एसी का मध्य बिंदु ई है तो जितना बड़ा एई हो उतने बड़ा का हो? सी हो, क्योंकि मध्य का मतलब होता है आधे आधे भाग में
बांटना, किसी का ये मध्य बिंदु है इस रेखा का, तो इसका मतलब अधवा भाग ये है, अधवा भाग ये है, तो इसलिए ए बराबर सी के मध्य बिंदु के कारण। तो यहाँ रीजन आप लिखेंगे मध्य बिंदु के कारण। किसके कारण? मध्य बिंदु के कारण। त्रिभुज सर्वांगसम हो गया है। आप बताएं कौन सी प्रमेय से हो रहा है त्रिभुज सर्वांगसम? त्रिभुज एडीई सर्वांगसम हो गया है। त्रिभुज एडीई सर्वांगसम हुआ है त्रिभुज सीईएफ के। किसके? सीईएफ के। कौन सी प्रमेय से बता सकते हैं? साइड एंगल साइड से। किससे हुआ है? साइड एंगल साइड से। साइड एंगल साइड प्रमेय क्या है? यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और बीच वाला कोण अगले त्रिभुज की दो भुजाएं और बीच वाले कोण के क्या हो? बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, जिसे कहते हैं क्या? साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा प्रमेय से यह त्रिभुज इसके क्या हो गया? अच्छा, जब सर्वांगसम हो जाएगा तो मैं लिखूंगा यहाँ पर, इसे अगर मैं मान लूं कोण 1 और इसे मान लूं कोण 2, तो मैं लिख रहा हूं जो कोण 1 है वह कोण 2 के क्या है? बराबर है, सर्वांग समता के कारण। किसके कारण? सर्वांग समता के कारण, क्योंकि त्रिभुज जो है सर्वांगसम हो गया है, इसलिए इसके कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अच्छा ये बताइए, 1 बराबर 2 सर्वांग समता के कारण हो गया, और हम देख रहे हैं यह एक दूसरे के एकांतर अंतर कोण है। कैसे कोण है? देखो, एक इधर का है, एक इधर का, एकांतर अंतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ लिखेंगे जो एकांतर अंतर कोण है, जो कैसे कोण है? जो एकांतर अंतर कोण है। और आपको पता है जो एकांतर अंतर कोण है, आपको पता है एकांतर अंतर कोण कब बराबर होते हैं? जब रेखाएं समांतर होती है। जब रेखाएं क्या होती है? तो यहाँ चूंकि यह कोण इस कोण के बराबर आया सर्वांग समता के कारण, और हम देख रहे हैं यह एकांतर अंतर कोण है, और एकांतर अंतर कोण की स्थिति कब बनती है? जब रेखा समांतर होती है। तो कौन सी रेखा समांतर होती है? यह डीबी रेखा समांतर हो जाएगी। किसके? एफसी के। डीबी किसके समांतर हो जाएगा? एफसी के। हाँ, तो बाद में देखो घरे ले जाए कैसे आराम से देखा पूरा दिन कि हमारे हाथ टेंशन बा, का कलाकारी बा में है, इतना चिल्लाते हैं हम, यार दिखाता ही नहीं आया था, इनके आम का तान दिखाता है, इसलिए डीबी समांतर हो जाएगा किसके? एफसी के। तो लड़कियों जब पढ़ाई मना ना रहा तान तान देखबे के रहते हम, बताइए यार लड़के कहते कहीं नहीं हवा बाख है। चलिए देखिए, तो यार डीबी समांतर एफसी के हमने क्यों लिखा? क्योंकि ये कोण बराबर आया, एकांतर अंतर कोण का काम कर रहा है। एकांतर अंतर कोण तभी बराबर होता है जब रेखाएं क्या होती है? समांतर होती है। आगे देखिए, डीबी समांतर हमने एफसी के ला दिया, और मैं लिख रहा हूं आगे, क्योंकि जो डी है वह समांतर है बीसी के। बताइए आप क्यों? सॉरी, ये नहीं समांतर है, ये कहां समांतर है? यही तुमको लाना है ना। डीबी समांतर एफसी के आ गया। आगे मैं लिखने चल रहा हूं, एडी जो है, एडी बराबर है एएफसी के। एडी बराबर किसके है? एएफसी के। एडी बराबर एएफसी, बताइए क्यों? यह एडी बराबर एएफसी के मैंने लिखा, क्यों? या सीएफ लिखो, एफसी क्या लिख रहे हो? सीएफ नहीं, एफसी लिखो, छोड़ो। एडी बराबर एफसी के क्यों? बताइए, आप बताओ। एडी बराबर एफसी, हंसने की बात नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूँ एडी बराबर एफसी के क्यों है? अरे भाई सर्वांग समता के कारण। अभी अभी त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध किए हो ना, तो यह इसके सर्वांगसम है, तो यह भुजा इसके बराबर नहीं होगी सर्वांग समता के कारण। यहाँ लिखेंगे सर्वांग समता के कारण। अरे एक ही ऑप्शन बहुत खत्म दिया ही नहीं आगे, और सर्वांगसम हम लोग सिद्ध कर चुका है, तो सर्वांग समता के कारण, सर्वांग समता के कारण ये बराबर हो गया। आगे, अगर यह एडी जो है एफसी के बराबर है, तो आप जानते हैं यही एडी डीबी के भी बराबर है। एडी किसके बराबर? अगर इसे मैं समीकरण 1 मान लूं, इसे समीकरण क्या मान लूं? 1, तो यही एडी मैं लिख रहा हूं डीबी के भी बराबर। बताइए एडी डीबी के बराबर क्यों? आप बताएं, एडी बराबर डीबी के क्यों? बताइए, यह एडी डीबी के बराबर क्यों? मध्य बिंदु के कारण भाई। इसका भी मध्य बिंदु डी है और इसका भी मध्य बिंदु कौन है? ई है। दोनों के मध्य बिंदु है ना। देखो, AB और AC के मध्य बिंदु D और E है। AB का D है और AC का E है। तो जब मध्य बिंदु आधा आधा बराबर हो कि ना हो, तो AB बराबर DB के मध्य बिंदु के कारण। किसके कारण? हाँ, मध्य बिंदु के कारण, मध्य बिंदु के कारण ये होगा। आगे हम समीकरण 1 2 की अगर तुलना कर लें, तो समीकरण 1 2 की तुलना करने पर आप क्या पा रहे हैं? इसमें 1 2 की काहे बात कर रहा है जी?
विरोध पीटेंगे। एक दो की तुलना करने पर इसका बायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है, एडी के बराबर है, तो यह जो डीबी है वह एफसी के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे डीबी बराबर एफसी के, डीबी बराबर एफसी लिखा, चाहे एफसी बराबर डीबी लिखा, दोनों बराबर। अब देखा एक प्रमेय था जो आपके सिलेबस में काट दिया गया है और उसी प्रमेय का इसमें प्रयोग है, उसको कहेंगे तो हम बता भी देंगे। चलिए देखिए वो क्या है प्रमेय, कि अगर कोई ऐसा चतुर्भुज हो, ऐसा चतुर्भुज हो जिसका एक जोड़ा बराबर भी हो और समांतर भी हो। यहाँ देखिए यह जोड़ा मैंने समांतर भी लाया है, यहाँ देखिए समांतर है कि नहीं है, डीबी समांतर एफसी के, और यहाँ देखो डीबी बराबर एफसी के, है कि नहीं है। तो डीबी एफसी के समांतर भी है और डीबी एफसी के वही भुजा समांतर भी है और वही भुजा, अगर ऐसा किसी चतुर्भुज में है तो उस चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अनमोल तुम्हारा कोई मोल नहीं है, इधर देखो, उधर क्या हिसाब लगा रहा है। यहाँ पे देखिए डीबी जो है एफसी के समांतर भी है और डीबी एफसी के बराबर भी है। तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई ऐसा चतुर्भुज है जिसमें एक भुजा बराबर भी हो और वही भुजा समांतर भी हो, तो ऐसे चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे इसलिए चतुर्भुज डी एफ सी बी, चतुर्भुज डी एफ सी बी समांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगा? समांतर चतुर्भुज होगा, है ना। समांतर चतुर्भुज क्यों हुआ? क्योंकि एक जोड़ा बराबर भी है और एक जोड़ा समांतर भी, मतलब वही जोड़ा बराबर भी है और वही जोड़ा समांतर भी, यह इसके समांतर भी है और यह इसके बराबर भी है। यह एक प्रमेय है कि अगर कोई चतुर्भुज ऐसा हो जिसमें एक जोड़ा बराबर भी हो और वही जोड़ा समांतर भी हो, तो ऐसे में उस चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज लिख सकते हैं। तो इस चतुर्भुज को हमने समांतर, आपको समझने के लिए थोड़ी देर के लिए सब मिटा रहा हूं। तो देखिए एक चतुर्भुज है कि नहीं है, देखिए डी एफ सी बी चतुर्भुज है कि नहीं है। तो इस चतुर्भुज को हमने समांतर चतुर्भुज ला दिया। क्या ला दिया? अच्छा जब ये समांतर चतुर्भुज है, इसकी दूसरी भी भुजा समांतर होगी। दूसरी भुजा कौन है? डीएफ, और इसकी दूसरी भुजा कौन है? बीसी। तो यहाँ लिखेंगे डीएफ समांतर किसके? बीसी के। क्यों? समांतर चतुर्भुज के कारण, क्योंकि समांतर चतुर्भुज हमने सिद्ध कर दिया है, इसलिए भुजा क्या है? समांतर है। अच्छा जब यह डीएफ समांतर बीसी के है, तो क्या यह डी समांतर भी बीसी के होगा? हमने बताया था अगर एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर है, चाहे उसका कितना छोट कही चाहे कितना बड़ा कही दे, वो हमेशा दूसरी वाली रेखा समांतर है, बराबर नहीं आएगी लेकिन समांतर होगी। क्यों होगी? क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच की दूरियां कभी घटती बढ़ती नहीं है, उनको आगे पीछे चाहे जितना बढ़ाए वह एक दूसरे को प्रक्षेप नहीं करेंगी। तो समांतर जब बड़की रेखा समांतर बा, यही बड़की रेखा के एक भाग डी भी है उसी रेखा का, तो यह भी समांतर किसके होगा? बीसी की होगा, है ना। यहाँ लिखेंगे, इसलिए मैं लिख सकता हूं यह डी समांतर किसके हो जाएगा? बीसी के। ये आपको पहला वाला सिद्ध करना था नहीं। देखो इधर डी समांतर किसके है? बीसी के। ये आपका पहला सिद्ध हो गया, डी समांतर बीसी। दूसरा एक छोटा सा है, इसको भी देख लीजिए। आगे मैं लिखने चल रहा हूं, यही डीएफ जो है यह बराबर होगा बीसी के। डीएफ बराबर किसके होगा? डीएफ बराबर बीसी को होगा। क्यों लिखा हमने डीएफ बराबर बीसी? प्रमेय 8.2 से समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। अरे भाई जब ये समांतर चतुर्भुज है तो एक डीएफ भुजा बीसी बराबर हो कि नहीं हो? क्यों? समांतर चतुर्भुज के कारण। या प्रमेय से आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? प्रमेय से, प्रमेय 8.2 से। अब देखिए क्योंकि सवाल में यहाँ डी है, डीएफ नहीं है। क्या डीएफ है? यहाँ नहीं है, तो डीएफ को हटाया जाए। डीएफ को कैसे हटाएंगे? इस डीएफ को मैं लिखूंगा डीई प्लस ईएफ। क्या लिखूंगा? ये डीएफ एक बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा है कि नहीं है? इसमें दो लोग हैं, एक डी है और एक ईएफ है। इसको मैं लिख रहा हूं डीई प्लस क्या? ईएफ। डीई प्लस क्या? ईएफ बराबर क्या? बीसी। बीसी को नहीं बदल रहे हैं। क्यों नहीं बदल रहे हैं? क्योंकि बीसी है, बीसी आपको लाना है, इसको नहीं बदलना है। हमको इसको बदलना था क्योंकि वहां डी नहीं था ना। अब देखिए, अब आप जानते हैं डी और ईएफ आपस में क्या है? बराबर है। क्यों बराबर है? रचना से। क्यों बराबर है? और सवाल में हमको ईएफ नहीं चाहिए, क्या चाहिए? क्या चाहिए? डी चाहिए। हाउ ईएफ को बदल डी लिख सके कि ना लिख सके? ईएफ को बदलकर हम लोग क्या लिख सकते हैं?
यहाँ देखो डी को ऐसे रखो और इस ई एफ को बदल कर मैं क्या लिख रहा हूँ, डी लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि दोनों लोग आपस में क्या है, ई दोनों जनी आपस में बराबर है, दोनों जनी कोनो अंतर ना है ना। अब डी डी जो है टू डी हो ना हो, अब देख लिया बात देखा जो सिद्ध होगी है ना, ये हो जाएगा टू डी, क्या हो जाएगा टू डी बराबर हो गया बीसी। अब दो गुड़ा गया लिया का दे देगा भाग, तो डी बराबर आ गया 1/2 क्या बीसी। यही आपको अगला सिद्ध करना था, डी बराबर 1/2 बीसी। आधा आया कि नहीं आया? कैसे आधा आया? डी एफ बराबर बीसी लिया, डी एफ के दो पार्ट डी और ई एफ, डी और ई एफ आपस में बराबर है, इसलिए डी को ऐसे रखकर ई एफ को डी लीजिए, डी डी जुड़ गया टू डी, दो का ले जाकर क्या दे दी, भाग दे दी। तो दोनों सवाल सिद्ध हुआ कि नहीं सिद्ध हुआ? समझ में आया ये कुछ? फिर से बताएं एक बार, क्यों तुम लोग हवा मुड़त रहा होगा, देख लेता है फिर से इधर कॉन्सेप्ट समझिए क्या दिया है। वो इसीलिए पढ़ाया जाता है, टीचर के पास आप क्यों जाते हैं जानते हैं? यही सुनने के लिए, कैसा रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे हमको बता रहा है। बकिया घर भी मिल जाता है, पूरा हल किया हुआ मिल जाएगा गाइड है ना, लेकिन वो चीजें समझ में नहीं आती, इसीलिए आप यहाँ आते हो, सुबह सुबह नींद खराब करते हो, खाने सही में नहीं मिलता है, चाय सही समय पर नहीं मिलती है, बड़ी दुविधा होती है। शिक्षार्थी जीवन मतलब सबसे संघर्ष, सन्यासी के जीवन से भी संघर्ष है। सन्यासी आराम शांत जाए, खाली पूजा पाठ करत बे, यहाँ कुल देखेगी है, यहाँ राय पढ़ाऊ बा अच्छे से लगाओ बे, क्लास में बढ़िया पोजिशन लाओ बे, वहाँ घरे खेलू ले मोबाइलियो देख ले बे, बहुत काम बा ये जी रख ना। ये नाते सन्यासी वाला सही बा, सन्यासी के कई काम बा, खाली खा और पूजा करा है ना। और यार बहुत काम, बहुत झंझट है ना। आपको जो है घर कोई काम कर दिया तो घर काम भी करना है, पढ़ाई भी करना है, घर वालों को जो है नजर में अच्छा भी बना रहना, ढेर सारे काम है आपके लिए। इसलिए आप इसको ध्यान से, जितना ध्यान से आप बातों को सुनेंगे वही चीजें दिमाग में बैठेंगी। बकिया रट्टा मार भाई कब होंगे आज, कब तैयार नहीं हो। चलिए देखिए यहाँ देखिए क्या दिया है, फिर से समझ लिए मध्य बिंदु की प्रमेय। त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज एबीसी में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला रही है रेखा। कौन सी रेखा मिला रही है? सृष्टि खड़ी हो जाओ। दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को यहाँ कौन सी रेखा मिला रही है? कौन सी रेखा मिला रही है? उस रेखा का नाम बताइए। आप ध्यान नहीं आपका यहाँ, मध्य बिंदु मैं भी कह रहा हूँ, कौन सी रेखा मिला रही है? डी रेखा मिला रही है। कौन सी रेखा मिला रही है? दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को कौन सी रेखा मिला रही है? डी। यह मिलाने वाली रेखा इस रेखा के समांतर है, ये भी सिद्ध करना है, और यही रेखा इसकी आधी भी है। देखो डी बी के समांतर भी और डी बी सी का आधा भी है, ये चीज आपको सिद्ध करना है। जो चीज दिया उसे हमने लिखा है एबीसी में ए बी और ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः डी और ई है, मतलब ए बी का मध्य बिंदु डी है और ए सी का मध्य बिंदु क्या है? ई है। ये दिया आपकी किताब में, और दूर खिसक जाओ, कहा उसको खिसका रहे, तुम ही खिसक जाओ। अब देखो सिद्ध करना है, बीमार आत्मा जान ही रही हो, कैसे भी संभली होगी बेचारी, डंडा उंडा लगा दिया जाए सीधे बैठी रहे ना। तो देखो सिद्ध करना है डी समांतर बीसी के और डी बराबर 1/2 बीसी के। रचना हमने कहा रचनाएं कब की जाती है? जब सवाल में जिस चीज की पूर्ति हम करना चाहते हैं अगर उस सवाल के आधार पर नहीं आ रहा है तो प्रधान क्या करते हैं? रचनाएं करते हैं। क्या करते हैं? प्रधान कहते हैं तू रचना करा, हम यहाँ कुछ करते हैं, नीचो नीचो को देखे तो बटोरे उटोरे बात ना इनका आज साफ कर बगा, अच्छी बात, सफाई ध्यान देना चाहिए। चलिए यहाँ देखिए रचना हमने क्या किया, लड़के आम खान देखते चिल्लाए लड़के ने, हम यह देखा देख कहा था ने देखा, हम यह देखा क्या घर में है। चलिए इधर अब जब बढ़िया सफाई है ना, देखा सबका दिमाग एकदम कंसंट्रेट यार रही, हम जानी दवाई का होता है, खाली ये जिनको घसा दे तो देखा सबका दिमाग यार रही है 5 मिनट है। चलिए देखिए इस डी को एफ तक बढ़ाया गया, डी को कहां बढ़ाया गया? एफ तक। खड़ी हो जाओ, अभी समझिए, बताओ क्या कुछ मतलब पूछने चल रहे हैं। इस डी को हमने एफ तक बढ़ाया, इस डी को हमने एफ तक इस प्रकार बढ़ाया कि क्या हो, बताओ यह डी किसके बराबर हो? ई एफ। इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, बैठ जाओ। यह डी बराबर किसके हो? ई एफ को। इसको हमने बताया था उतना ही आगे बढ़ावा, जितना डी उतने का हो ई एफ हो, तो यह डी बराबर किसके हो? ई एफ के। और इस एफ को किससे मिला दिया? सी से। और यहाँ लिखा गया डी रेखा को एफ तक इस प्रकार बढ़ाया कि डी बराबर ई एफ हो, और एफ को किससे मिलाया? सी से मिलाया। प्रमाण लिखा गया है, पहला हम सिद्ध करें समांतर वाला। इसके लिए मैंने कहा कि पहले आप इस त्रिभुज एडीई, कौन सा त्रिभुज? एडीई, त्रिभुज एडीई को त्रिभुज सीईएफ के क्या सिद्ध करो? एडीई को त्रिभुज सीईएफ के सर्वांशक सिद्ध करो। एडीई और सीईएफ, इसमें हमने लिखा
पहले यह डी बराबर हमने लिख दिया किसके, EF के। डी बराबर क्या लिखा, EF के। क्यों, रचना से, रचना में हमने किया है कि डी बराबर किसके है, EF के। आगे हमने लिखा यह कोण AED, यह कोण AED ये वाला कोण बराबर CEF इस वाले कोण के, शीर्षाभिमुख कोण के कारण। तो ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण के कारण। आगे मैंने लिखा AC का मध्य बिंदु E है, AC का मध्य बिंदु कौन है, E है। ऐसा आपकी किताब में दिया है, AB और AC के मध्य बिंदु D और E है। D जौन AB का और E जौन AC का ना, ये दिया है। तो जब ये मध्य बिंदु हुए थे AE बराबर C को मध्य बिंदु के कारण, तो यहाँ लिखे AE बराबर C मध्य बिंदु के कारण। अब आप देख रहे हैं दो भुजाएं बीच का कोण, दो भुजाएं बीच का कोण, और यहाँ खड़े जाओ, दो भुजाएं बीच का कोण, दो भुजाएं बीच का कोण बराबर है, तो यह त्रिभुज इसके सर्वांगसम होगा। कौन सी प्रमेय से, अगर ये सस लड़का रहा है तो मास्टर पूरा पगलवा ढाई देंगे। हाँ यही कुछ लिखा बा तब हम बोल पावत है, सुतेश खड़ा है किसी लागत का पूछ दिया सर जी कुछ समझे ना बैठिए। एक तो और ध्यान में पता कहा मंद रूप धन हिसाब करते हैं, पलकी हो रही कहा करते हैं समझे ना। चलिए देखिए, तो दो भुजाएं बीच का कोण, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा प्रमेय से यह त्रिभुज इसके क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। कुछ नहीं एक्सरसाइज करते हैं कि देंगे फिर सर जी आप तो मरते हैं। चलिए देखिए, जब यह इसके सर्वांगसम हो गया तो यह कोण मैंने इसे एक माना था, इसे क्या माना था, दो, तो एक बराबर दो के हो गया सर्वांग समता के। और हम देख रहे हैं एक दूसरे के कैसे कोण है, एकांतर अंतर कोण। कैसे कोण है, और एकांतर अंतर कोण कब बराबर होते हैं, जब रेखा समांतर होती है। कौन सी रेखा समांतर होगी, डीबी समांतर किसके, एफसी के। यहाँ डीबी समांतर हमने एफसी लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि एकांतर अंतर कोण बराबर है सर्वांग समता के कारण, इसीलिए यह रेखा इस रेखा के क्या है, समांतर। अच्छा, जब यह इसके समांतर है तो ये तो आ गया। आगे मैंने लिखा यह AD बराबर DB के, AD बराबर किसके लिखा, अच्छा पहले क्या लिखे, AD बराबर FC लिखे हैं, AD बराबर किसके लिखे, FC के। समीकरण एक, क्यों, सर्वांग समता के, क्योंकि यह त्रिभुज इसके सर्वांगसम है, इसलिए AD जो है CF के क्या है, या FC के बराबर है सर्वांग समता के कारण। आगे यही AD बराबर है DB के, यही AD किसके बराबर है, DB के। यही AD किसके बराबर है, DB के, मध्य बिंदु के कारण, क्योंकि AB का मध्य बिंदु D है, इसलिए ये भी आधा है, ये भी आधा है, AD DB के बराबर होगा मध्य बिंदु के कारण। अब देखिए यह AD DB के भी बराबर है, AD FC के भी बराबर है, तो समीकरण एक दो की तुलना कर ली, इसका बायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है, इसलिए दाहिना मतलब DB FC के बराबर होगा, चाहे DB FC लिखा चाहे FC DB लिखा, दोनों बराबर है ना। हमने आपको बताया कि अगर कोई ऐसा चतुर्भुज हो जिसमें एक भुजा बराबर भी हो और वही भुजा समांतर भी हो, देखिए वही भुजा समांतर भी है और वही भुजा, अगर ऐसा किसी चतुर्भुज में है कि जो भुजा बराबर है वही भुजा समांतर है, तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग समांतर चतुर्भुज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो इसलिए मैंने लिखा चतुर्भुज DFCB, चतुर्भुज DFCB, चतुर्भुज DFCB समांतर चतुर्भुज होगा। जब यह समांतर चतुर्भुज होगा तो हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज की दोनों जोड़ा समांतर होता है ना, एक जोड़ा समांतर रहा, ऐसी समांतर चतुर्भुज आई है। जब समांतर चतुर्भुज होगा इसका दूसरा जोड़ा DF इसके दूसरे जोड़े BC के समांतर होगा, नहीं होगा। तो हमने लिखा DF समांतर किसके, BC के समांतर चतुर्भुज के। अच्छा मैंने बताया जब यह DF BC के समांतर है तो इसी रेखा का एक भाग D भी है, यह भी समांतर किसके होगा, BC के होगा, इसलिए मैंने लिखा D समांतर BC के। यह D समांतर BC लिख दिया है, पहला आपका सिद्ध हो गया। अब दूसरा सिद्ध करना है तो दूसरे में मैंने लिखा DF बराबर BC के। क्या लिखा, DF बराबर BC के। अगर इस समांतर चतुर्भुज बा, प्रमेय 8.2 ये कहती है कि अगर कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है तो उसके आमने सामने वाली भुजाएं बराबर भी होती है, प्रमेय 8.2 से। कौन सी प्रमेय से, 8.2 से। तो DF बराबर BC के यहाँ लिखे हैं प्रमेय से। अब चूंकि सवाल में यहाँ DF नहीं है, मतलब D है, तो उस DF को हटाना है। चित्र में देखिए DF एक बड़ी रेखा है, इस रेखा के दो पार्ट हैं, एक DE है और एक EF है, इसे मैंने लिखा है D प्लस EF। क्या लिखा है, D प्लस EF बराबर क्या, BC। BC नहीं बदल रहे, क्यों, क्योंकि BC सवाल में है ना। अब देखिए ये D और EF आया, हमको चाहिए D, EF नहीं चाहिए, तो इस EF को हटाकर मैंने D लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि दोनों लोग आपस में क्या है, बराबर है रचना से ना। हमको जरूरत EF की नहीं, किसकी जरूरत है, D की जरूरत है, इसलिए D को ऐसे रखें, EF को बदलकर D लिख दिए। अब D जुड़ा 2D हो गया बराबर BC, दो का गुणा इधर ले जाकर क्या दे देंगे भाग, तो D बराबर 1/2 BC, ये दूसरा आपको सिद्ध करना।
इस प्रमेय को, यही सेम प्रमेय को आप 5 बार दोहरा के आएंगे। कितनी बार? आसंदेह है, आप 5 बार दोहरा के आएंगे। कल इस प्रमेय को मैं बोलूंगा और आपको अपने मन से करके दिखाना पड़ेगा, इसीलिए 5 बार दोहराने के लिए कह रहा हूं ना, इसलिए इसको 2 बार बताया। थोड़ा बड़ी प्रमेय है, आप जो है अच्छे से सीख लेंगे तो अच्छा रहेगा। इस सवाल में द्वितीय प्रमेय बा, एक ही बार एक और बार, इसके बाद अभ्यास आपकी खत्म हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज खत्म ना। प्रधान, अरे प्रधान एक बार जिम्मेदारी दिखाओ, बंद कर। प्रधानी जिम्मेदारी हो जो ग्राम सभा की चिंता करना, क्यों?